हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज हमने सिलेबस डिस्कस किया था और बताया था आज से हमारी सीरीज़ चलेगी बायोलॉजी 12th क्लास की, यूपी बोर्ड की। तो आज उसी का चैप्टर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, ये चैप्टर है और इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुष्प क्या होते हैं और पुष्प में कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले पुष्प जो होते हैं, जो हमारे आसपास हमको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उनमें जो फूल लगते हैं, तो कोई गुलाब का फूल जैसे बड़ा आकर्षक लगता है, उसमें सुगंध होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, उसके कलर जो होते हैं तो ये उनके आकर्षण का कारण है, मतलब अट्रैक्टिव करते हैं। तो पुष्प जो होते हैं, पुष्पों का रंग, सुगंध, आकर्षक दिखना उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज होते हैं मतलब इसका ये है कि जो पुष्प होते हैं तो भैया जब सुंदर लगेंगे, जब उनका कलर अच्छा लगेगा, तभी तो वो कलर अच्छा लगेगा, सुगंध आएगी, तभी तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट होकर के उन पे आएंगे, उन पे बैठेंगे, तभी तो उसमें परागण होगा, तभी तो उसमें जो होगा रिप्रोडक्शन होगा। और चाहे वो कीटों के थ्रू हो और चाहे वो उनका सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हो, कोई भी हो, तो जब तक वो आकर्षक नहीं लगेंगे तब तक उन पे भंवरे नहीं बैठेंगे तो भंवरों के पैरों में फंस करके एक दूसरे के जैसे कि होते हैं फिलामेंट वगैरह चिपक के आते हैं, तभी तो उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो मेन चीज़ उनका आकर्षण लगना ही जो है वो फूलों में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तभी तो जो देखा होगा, जो रात में खिलने वाले पौधे होते हैं, पौधों में जो फूल होते हैं रात में जो खिलते हैं, तो उनमें कोई कलरलेस होता है, वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि रात में तो कोई कलर दिखता नहीं है, पर उसमें सुगंध बहुत होती है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए। जैसे रात रानी का आपने देखा होगा, तो रात में खिलता है और बहुत सुगंध आती है, क्योंकि रात में भैया दिखता तो है नहीं कुछ, तो उसमें तो कलर की उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अट्रैक्ट करने के लिए कलर होगा भी तो कीड़ों को नहीं दिखेगा, तो इसलिए वो सफ़ेद होते हैं और उसमें महक बहुत होती है। अपनी महक के ज़रिए वो अपना रिप्रोडक्शन संपन्न करते हैं और आप देखेंगे कि जो होते हैं, एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी मतलब जिनमें उनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। आवृत बीजी मतलब इनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर आवरण, बीज के सीड्स के ऊपर एक कवर होती है, कवर चढ़ी हुई होती है, तो इनको आवृत बीजी कहते हैं। और इसमें फल और फूल दोनों बनते हैं। आवृत मतलब किसी चीज़ के आवृत हो, आवृत चढ़ा हुआ हो, उसको आवृत बीजी मतलब कवर चढ़ा हुआ हो, कवर, उसको कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी। अब फ्लावर देखते हैं ये है फ्लावर का टीएस कटा हुआ पार्ट है ये फ्लावर का। तो इसमें जो ये नीचे का दिखाई दे रहा है, ये इसका सपोर्ट करने के लिए फूल को, और उसके बाद जो ये आपको ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, इनको कैलिक्स बोलते हैं। ये फूल को सपोर्ट करती हैं, मतलब रक्षा करती हैं। जैसे कली होती है कोई, तो उनको कैलिक्स से पूरी बंद होती है, तो बाहर मतलब यानी कि धूप से, कीड़े मकोड़ों के खाने से ये उनको रक्षा प्रदान करती है। और हाँ, कैलिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है कि ये जो फूल होता है, फूल की जो कली होती है, उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन भी प्रोवाइड कराती है, जो ये कैलिक्स होती है। और ये जो इसकी फूल की ये पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ दी हुई हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं, और ये आपका है ऊपर, ये वर्तिकाग है। और वर्तिकाग में जो सीधी डंडी सी चली आ रही है, इसको वर्तिका यानी कि स्टाइल कहते हैं। और नीचे का ये हो गया आपकी ओवरी हो गई। ये जितने पार्ट हमने बताए, वर्तिकाग, वर्तिका और अंडाशय, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये जो फिलामेंट दिख रहा है, फिलामेंट, ये तंतु है,
फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। इनके ऊपर जो ये लगा ये हैं, ये परागकोश हैं और ये नीचे पुमंग हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना तो आप लोगों को कंफर्म समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। मतलब निषेचन पूर्व इनकी संरचना कैसी होती है और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेन चीज़, किसी भी फूल को रिप्रोडक्शन करने के लिए उसके जनन के पूर्व मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको जानना ज़रूरी होता है। उन्हीं से तो भैया रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा थोड़ी ना रिप्रोडक्शन हो जाएगा कि उसमें मेल फीमेल है ही नहीं है और ऐसे ही मतलब यानी कि फॉल्स फ्लावर है तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो मेल फ्लावर, इसमें जो होता है नर पुष्प के जननांग देखेंगे। सबसे पहले इसमें एंड्रोसियम इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये देख लीजिए, ये जो है मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। सबसे पहले ये जो आपको डंडी जैसी सीधी सीधी दिख रही है, रुई की जैसी होती गुड़हल में, ये अधिकतर आपको बहुत अच्छे से क्लियरली देखने को मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं फिलामेंट। ये हो गया आपका फिलामेंट। और जो ये गोल गोल सा बना हुआ है, ये लंबा सा, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर छोटे 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 बीज होते हैं, इनको कहते हैं पोलन ग्रेन। तो इनको कहते हैं पोलन ग्रेन। तो आप समझ में आया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसमें आता है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एंथर, पोलन ग्रेन और फिलामेंट। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम लोग आते हैं फीमेल पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गाइनोसियम, जयांग आता है, हिंदी में जयांग बोलते हैं। इसमें ये हो गई गोल गोल जो बनी है लोटे की तरीके, ये हो गई ओवरी, अंडाशय। और उसके बाद ये हो गया स्टाइल, इसको सीधी जो चला गया स्टाइल, और इसको कहते हैं स्टिग्मा। यहाँ से जो ये पोलन ग्रेन होते हैं यहाँ पे आते हैं, तब इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गाइनोसियम में सबसे पहले ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये 3 पार्ट आते हैं। अब इसके आगे चलिए समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे निषेचन। सबसे पहले आइए देख लेते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या होता है, जो ये हो गया आपका मेल पार्ट, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, ये हो गया आपका मेल पार्ट, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट। अब जब ये जो मेल है, ये मेल के अंदर जो आपके पोलन ग्रेन भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं, तो ये हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से इसमें जाते हैं। इसमें जाने के बाद ये धीरे धीरे इसमें एक पोलन ट्यूब होती, ये ट्यूब के जरिए यहाँ पे ये नीचे अंडाशय के जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनसे आकर के फ्यूज़ करता है। और हाँ, एक पोलन ग्रेन में 2 गैमेट्स पाए जाते हैं। तो एक बार में यहाँ से 2 गैमेट्स आते हैं और फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे भ्रूण बनता है, अंडाशय बनता है। तो इसमें जो होता है, तो इसमें जो निषेचन कैसे होता है, एक नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पोलन ग्रेन में 2 गैमेट्स आते हैं तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो आवृत बीजी होते हैं उसमें 2 बार निषेचन होता है। आवृत बीजियों में 2 बार निषेचन होता है। मतलब जो बीजांड होता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फ्रूट का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे लघु बीजांडदानी क्या होती है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। तो पुंकेसर मतलब स्टेमन के परागकोश एंथर में लघु बीजाणु माइक्रोस्कोप बनते हैं। तो जैसे ये एंथर, आपको जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसका है, देखो ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, ये इसके बीच में जो है ये कनेक्टिव है। तो जब इसको काटते हैं तो इसमें पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोलन ग्रेन है। इसका जो टीएस काटा गया है उसमें पोलन ग्रेन आपको दिखेंगे। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आइए आगे समझते हैं।
ये हुआ। तो परागकोश जो एंथर के अनुप्रस्थ काट जो 2 पालियों में काटी जाती है, उसमें भाई जब 2 हैं उनको जब ऐसे काटेंगे तो वो 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये पहली जो 4 पालियों मतलब लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो ऊपर की ये होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, और ये आपके हो गए, इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, और ये इसके ऊपर होती है मिडिल लेयर, और ये 4 आपकी लोब्स हैं। और लोब्स के ऊपर जो एक परत होती है उसको टैप्टम बोलते हैं। ओके। प्रत्येक परागकोश पाली लोब में प्रायः 2 प्रकोष्ठ, मतलब ये देखो चैम्बर्स होते हैं। तो इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, और जिन्हें लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश एंथर में 4 लघु बीजाणुधानियाँ मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ये पालियाँ परस्पर एक महीन योजी भी आपने इधर देखी थी। जो ये महीन योजी होती है, ये देखो, ये महीन योजी मतलब कनेक्टिव लिंक, जो ये देख लीजिए, इससे क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। यही चीज़ इसमें बताई गई है, जुड़ी हुई होती हैं। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं मतलब माइक्रोस्कोप मदर सेल होती हैं, मदर सेल पाई जाती हैं। माइक्रोस्कोप मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन ये होता है, पहले मतलब 2 4 में बटी 4 6 में बटी, ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है, इसे टैपिटम कहते हैं, और ये कोशिकाओं के स्तर को क्या करती है? चारों तरफ से पोषण प्रदान करती है। अब आइए आगे देखते हैं। अब टैपिटम समझ लेते हैं हम लोग। टैपिटम के बाहर की ओर बीजाणुधानी स्पोरेंजियम की दीवार होती है, जो कोशिकाओं के कई स्तरों से बनी होती है। बाह्य स्तर को एपिडर्मिस बोलते हैं, मतलब जो बाह्य का आवरण होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक नीचे एंडोथीसियम, मतलब जैसे ये हो गई आपकी बाह्य आवरण, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ये हो गई आपकी एपिडर्मिस। इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। इसके नीचे जो हो गया उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ओके। और टैपिटम क्या होती है? तो टैपिटम आपको देखो समझाते हैं टैपिटम क्या होती है, तो अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, ये भी कि 12th में ज़्यादा डीपली नहीं आता है, ऊपर से ही आता है, इतना डीप का नहीं आता है, बीएससी लेवल का नहीं आता है, क्योंकि 12th क्लास जो है वो बायोलॉजी का उसमें जनरल नॉलेज दिया गया हुआ है, डीपली नहीं पढ़ाया गया हुआ है। तो ज़्यादा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाएगा इसी में से आपका आएगा। और हाँ, आगे जब क्लास हम लोग करते जाएंगे, जब हम लोग के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उठेंगे ये भी हम आपको समझाएंगे, और हर क्वेश्चन बना करके आपको क्लियरली समझाया जाएगा हमारे चैनल पर। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब आप समझ लीजिए, ये आपके जैसे चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर्स हो गए। तो ये चैम्बर में ये पोलन ग्रेन हो गए, ये पोलन ग्रेन हो गए चैम्बर्स में। इनके बाहर की ये जो लेयर होती है ये टैपिटम कहलाती है। टैपिटम का काम होता है कि इनको अंदर जो ये चैम्बर है इसको पोषण मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो आपको इतना हमारा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो हम आपको उसे अच्छे से डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।